नमस्कार जी, सभी को स्वागत है आप सभी का। देखिएगा, राजस्थान की प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था की हम बात कर रहे थे और आज आपके इस टॉपिक की अंतिम क्लास है हमारी, जिसमें हम आपकी किसकी बात करेंगे? राजस्थान में सामंतवादी व्यवस्था की। राजस्थान में सामंतवादी व्यवस्था की आपकी चर्चा करेंगे। देखिएगा, सामंतवादी व्यवस्था की अगर शुरुआत देखी जाए, सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं? राजस्थान में सामंतवादी व्यवस्था। राजस्थान में सामंतवादी व्यवस्था। देखिएगा, राजस्थान में सामंतवादी व्यवस्था की अगर हम बात करें तो छठी शताब्दी ईस्वी में सामंतवादी व्यवस्था का विकास हुआ है। अब आपको यहां पर दो तीन चीजें आपके देखनी है, ठीक है? दो तीन चीजें आपके कौन सी देखनी है कि भाई सामंतवादी व्यवस्था का विकास कैसे हुआ। तो देखिए, एंशिएंट इंडिया में, प्राचीन भारत में हम आपके क्या देखते हैं कि एक राजवंश हुआ, सातवाहन राजवंश। ठीक है, एक एक चीज को आपस में इंटर रिलेटेड है। सातवाहन राजवंश हुआ और उस सातवाहन राजवंश के शासकों के द्वारा भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ की गई। भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ की गई। अब जो भूमि अनुदान की प्रथा थी, हालांकि ये भूमि अनुदान आपके उस समय ब्रह्मदेव, देवदेव, ठीक है, यानी मंदिरों को और आपके ब्राह्मणों को, साधु सन्यासियों को आपके उनके आजीविका के लिए प्रदान की जाती थी। जैसे बौद्ध संघों को प्रदान कर दी, जैन संघ को प्रदान कर दी और आपके किन को? ब्राह्मणों को प्रदान कर दी। ठीक है, तो बात क्या होती है कि भाई जब भूमि अनुदान की प्रथा आपके आरंभ की गई तो इस भूमि अनुदान में दान ग्रहीता को केवल उस भूमि क्षेत्र से जो अनुदान में दिया गया है उससे केवल रेवेन्यू प्राप्त करने का अधिकार होता था, राजस्व प्राप्त करने का अधिकार होता था और किसी भी प्रकार का कोई अधिकार उन पर नहीं होता था। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसी आपके भूमि अनुदान की प्रथा के फलस्वरूप सामंतवादी व्यवस्था है वो आपके अस्तित्व में आती है भारत में। ठीक है, राजस्थान में आपके थोड़ा सा अलग हमको देखने को मिलता है। ठीक है, राजस्थान में आपके थोड़ा सा अलग क्या है कि यहां पर सामंतवादी व्यवस्था का जो उदय है, ठीक है, वो आपके कुलीय परंपरा से हुआ है। किससे? राजपूत शासकों की जो कुलीय परंपरा है उससे आपके, हालांकि भूमि अनुदानों का भी इसमें रोल है, ठीक है, लेकिन कुलीय परंपरा का रोल आपके अधिक है। जैसे शासक की जब मृत्यु होती थी, ठीक है, तो सामान्यतः उसका बड़ा पुत्र उसका उत्तराधिकारी बन जाता था। बड़ा पुत्र आपके उत्तराधिकारी बन जाता था। ठीक है, जब बड़ा पुत्र उत्तराधिकारी बनता था तो आपके यहां पर एक बात देखिएगा कि बड़ा पुत्र उत्तराधिकारी बनता तो बहुविवाह की प्रथा थी, तो और संतान क्या करें? तो और संतानों के लिए और भाई बंधुओं के लिए जीवन यापन के लिए कुछ वंशानुगत भूमि प्रदान कर दी जाती थी और उस भूमि का स्वामी सामंत कहलाता था। ठीक है, उस भूमि का स्वामी सामंत कहलाता था। कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा यहां की जो सामंतवादी व्यवस्था है, इस सामंतवादी व्यवस्था की तुलना यूरोप की मैनर प्रणाली से की है, जो कि गलत है, क्योंकि यूरोप की मैनर प्रणाली में तो कृषि दासत्व व्यवस्था थी। यूरोप की मैनर प्रणाली में आपके क्या थी? कृषि दासत्व व्यवस्था थी, जो हमें आपके यहां देखने को प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, तो देखिएगा, सामंतवादी व्यवस्था का विकास, व्यवस्था का विकास छठी सदी ईस्वी में हुआ तथा इसके लिए सातवाहन राजाओं के द्वारा, सातवाहन
राजाओं द्वारा प्रारंभ की गई भूमि अनुदान प्रथा को जिम्मेदार माना जा सकता है। जिम्मेदार माना जा सकता है। ठीक है, ये जो आपके कुलीय रक्त की परंपरा ये भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ हुई थी, इससे ही सामंतवादी व्यवस्था का उदय हुआ। लेकिन राजस्थान के राजपूत शासकों में या राजपूत राज्यों में शासकों की कुलीय परंपरा से सामंतवादी व्यवस्था का विकास देखा जाता है। ठीक है, तो देखिएगा, राजस्थान के राजपूत राज्यों में शासकों की कुलीय रक्त परंपरा से सामंतवादी व्यवस्था का आरंभ माना जा सकता है। माना जा सकता है। जैसे शासक की मृत्यु पर सामान्यतः ज्येष्ठ पुत्र उत्तराधिकारी बनता। सामान्यतः हमने आपके शब्द क्यों लगाया है? क्योंकि आपके उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम यहां पर नहीं था। हम चर्चा करेंगे अभी, आपके उत्तराधिकार का कोई निश्चित नियम यहां नहीं होने के कारण आपके हम सामान्यतः शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि छोटा बेटा भी उत्तराधिकारी बन सकता है। छोटा बेटा भी उत्तराधिकारी बन सकता है। तो देखिएगा, ज्येष्ठ पुत्र उत्तराधिकारी बनता था। ज्येष्ठ पुत्र आपके सामान्यतः क्या बन जाता था? उत्तराधिकारी बनता था। ठीक है, तथा इसके द्वारा अपने भाई बंधुओं के लिए अपने भाई बंधुओं के लिए कौन सी? वंशानुगत जागीर प्रदान कर दी जाती है। वंशानुगत जागीर प्रदान कर दी जाती थी, और उस वंशानुगत जो भूमि होती थी उसी का स्वामी सामंत कहलाता था। इसके स्वामी सामंत कहलाते थे। इसके स्वामी सामंत आपके कहलाते थे। कौन से? जो आपके वंशानुगत भूमि उनको प्राप्त हुई है उसके स्वामी। अब देखिए, इस चीज को मैं आपके बड़े सहजता से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि सामंतवादी व्यवस्था में एक चीज और याद रखिएगा, सामंतवादी व्यवस्था से विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियां प्रबल होती हैं। सामंतवादी व्यवस्था से विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियां हैं वो आपके प्रबल होती हैं। ठीक है, अब
एक नोट डाल के हम कर्नल टॉड का भी स्टेटमेंट लिख दें। कर्नल टॉड ने राजस्थान की सामंती व्यवस्था की तुलना यूरोप की मैनर प्रणाली से की है। यूरोप की मैनर प्रणाली से की है। सामंतवादी व्यवस्था की तुलना आपके यूरोप की मैनर प्रणाली से करने वाले आपके कौन हैं? कर्नल जेम्स टॉड हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने आपकी सामंतवादी व्यवस्था के बारे में कुछ ज्यादा ही लिखा है, ठीक है ना, यहां राजस्थान की। अब हम एक बात देखें कि सामंत के क्या तो अधिकार होते थे, क्या आपके इसके कर्तव्य हुआ करते थे, ठीक है ना। अधिकार और कर्तव्य दोनों की चर्चा करेंगे, तब जाकर के हम देखेंगे कि कौन सी रियासत में किस किस प्रकार के सामंत होते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो आपके इसी में एक टॉपिक होगा वो आपके क्या होगा? सामंतों के अधिकार एवं कर्तव्य। सामंतों के अधिकार एवं कर्तव्य क्या होते थे, उनकी चर्चा हम आपके एक एक बिंदु में करें। जैसे देखिए, सामंत के प्रशासनिक अधिकारों में देखा जाए तो कर वसूलना, लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना करना, न्याय इत्यादि के दायित्व शामिल थे। लेकिन यहां कुछ पाबंदियां थी। पाबंदी कैसे? कि सामंत हैं वो कॉइन्स जारी नहीं कर सकते, मृत्युदंड नहीं दे सकते, ठीक है, और अन्य रियासतों के साथ संबंध भी स्थापित नहीं कर सकते। ये कुछ आपके बाउंडेशंस थे, ठीक है। जैसे देखिए, नंबर 1, सामंत के प्रशासनिक अधिकार। प्रशासनिक अधिकारों में सामंत के जो प्रशासनिक अधिकार हैं उनमें आपके कर वसूलना, कानून और व्यवस्था की स्थापना करना, कानून और व्यवस्था की स्थापना करना, न्याय इत्यादि थे। लेकिन मैंने बताया कुछ बाउंडेशन से हैं। सामंत सिक्के जारी नहीं कर सकते, कर सकते थे, और ना तो आपके सिक्के जारी कर सकते हैं, ना ही अन्य राज्यों से संधि व किसी व्यक्ति को मृत्युदंड नहीं दे सकते थे। पहली बात आपने देखी कि ये क्या करेंगे कि देखो टैक्स उगाने का काम करेंगे। दूसरी बात आपके वहां लॉ एंड ऑर्डर की स्थापना करेंगे। तीसरी बात आपके वहां छोटे मोटे न्याय इत्यादि के कार्य करेंगे, लेकिन अपने नाम से कॉइन जारी नहीं करेंगे। दूसरा, किसी व्यक्ति को मृत्युदंड नहीं देंगे, छोटी मोटी सजा तो दे दें तो बात अलग है, ठीक है, और ना ही अन्य रियासतों से किसी भी प्रकार के संबंध, संधि, समझौते इत्यादि करेंगे, ठीक है। नंबर 2, ये किसी राज्य से युद्ध व संधि नहीं कर सकते थे, युद्ध नहीं कर सकते, ठीक है ना।
नंबर 2 आपके ये किसी राज्य से युद्ध व संधि नहीं कर सकते। ये पूरा आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का यानी कि राजा के क्षेत्राधिकार है युद्ध और शांति के काम। ठीक है, सामान्यतः आपके क्या होता था कि जो सामंत हैं, ठीक है ना, सामंत हैं, इनको आपके प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति दी जाती थी। ठीक है, राजा सामंतों से आपके प्रशासनिक और नीतिगत निर्णय होते थे, उनसे आपके सामंतों से उन पर सलाह लेने का काम करता था। लेकिन आपको याद रखना है कि इनके द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की सलाह राजा पर बाध्यकारी नहीं होती थी। ठीक है ना, राजा पर बाध्यकारी नहीं होती थी। दूसरा, ये सामंत हैं, ये राज्य को आवश्यकता सैनिक सहायता भी दिया करते थे। ठीक है ना, देखो, राज्य को आवश्यकता पड़ने पर सैनिक सहायता देते हैं, सैनिक सहायता देते थे। इसको बोलते हैं चाकरी। क्या करते थे? राजा की चाकरी किया करते थे, उसे सैनिक सहायता आपके प्रदान किया करते थे। ठीक है, और दूसरी बात हम देखें, राजा सामान्यतः आपके सामंतों की सेना पर ही निर्भर होता था। इस समय देखो, ये लिख लीजिए यहां, राजा सामान्यतः सामंती सेना पर निर्भर थे। इसी कारण तो सामंत ज्यादा शक्तिशाली थे। राजा आपके इन पर निर्भर है तो आपके इनमें क्या है, पावर बढ़ती ही चली जा रही है। दूसरी बात देखो, सभी महत्वपूर्ण पदों पर सामंतों की नियुक्ति की जाती है। तथा सभी महत्वपूर्ण पदों पर सामंतों की नियुक्ति की जाती तथा राजा नीतिगत मामलों में इनसे सलाह लेता था। नीतिगत मामलों में आपके राजा इनसे सलाह लेने का काम किया करता था। लेकिन मैंने आपको क्लियर कर दिया पहले ही कि सामंतों के द्वारा दी गई सलाह राजा पर आपके बाध्यकारी नहीं होती थी। देखिएगा, सामंतों के द्वारा आपके कोई भी सलाह दे दी जाए तो वो राजा पर बाध्यकारी नहीं होती थी। लेकिन आपके क्या होता था, सामान्यतः आपके राजा जो विशेष सामंत होते थे ना, बड़े बड़े सामंत होते थे, उनकी आपके दी गई सलाह का सम्मान किया करते थे, दी गई सलाह का सम्मान किया करते थे महत्वपूर्ण सामंतों का। इस वजह से आपके क्या है कि इनका सम्मान बचा हुआ रहता था, इनका सम्मान बचा हुआ रहता था। ठीक है, सलाह देता था, लेकिन यह सलाह राजा पर बाध्यकारी नहीं थी।
मैंने क्लियर कर दिया है कि बड़े बड़े जो सामंत होते थे, विशेष जो सामंत होते थे, जो आपके राजा की ओर से जब तक एक खास प्रकार का रुक्का या निमंत्रण पत्र प्राप्त नहीं होगा तब तक आपके दरबार में हाजिर नहीं होंगे। ऐसे सामंतों के द्वारा दी गई सलाह का राजा सामान्यतः सम्मान किया करते थे। राजा सामान्यतः आपके सम्मान किया करते थे। ठीक है, ये बात आपके यहां पर होती है। नेक्स्ट आपके हम देखें कि भाई सामंतों के द्वारा जो हमने कहा ना कि भाई ये सैनिक सहायता दे रहे हैं, कि सामंत आपके किस आधार पर सैनिक सहायता देते थे, कैसे आपकी सहायता देंगे कि भाई 50,000 सैनिक हैं तो क्या 50,000 को लेके ही चल देगा क्या, और 50,000 रखेगा कि 10,000 रखेगा, इसका भी तो कोई मापदंड होना चाहिए। तो सामंतों के द्वारा सामान्यतः जो सैनिक सहायता है वो उनकी रेख के आधार पर प्रदान की जाती थी। अब रेख आपके क्या है, रेख से तात्पर्य अनुमानित वार्षिक आय से है, जो शासक के द्वारा जारी किए गए पट्टे में दर्ज होती थी कि आपकी सामंती जो जागीर क्षेत्र है यहां से आपके इतनी आपके रेवेन्यू प्राप्त होगा, इतनी आय आपके होगी। ठीक है, उसी आय के आधार पर ये क्या करते थे, यहां पर आपकी सैनिक सेवा देते थे। जैसे मारवाड़ राज्य की हम बात करें तो मारवाड़ राज्य में जिसकी 1,000 रुपए की रेख है उसको एक घुड़सवार और 500 रुपए की रेख पर एक पैदल सिपाही राजकीय सेवा में भेजना पड़ता था। 1,000 पे एक घुड़सवार और 500 रुपए पर एक पैदल सैनिक भेजना पड़ता था। ठीक है, ये रेख भी आपके देखा जाए तो दो तरह की होती थी। कैसी, एक तो होती थी पट्टा रेख। पट्टा रेख आपके राजा जो पट्टा प्रदान करता था उस पर आपके अनुमानित जो वार्षिक आय दर्ज होती थी वो पट्टा रेख होती थी। एक भर्तु रेख, भर्तु रेख जो जागीरदार द्वारा पट्टा रेख के आधार पर राज्य के खजाने में जो जमा कराना पड़ता था वो आपकी क्या होती थी, भर्तु रेख। दो प्रकार की आपके रेख यहां पर देखने को मिलती हैं। तो देखिए एक नोट डाल देते हैं यहां, देखिए सामंतों द्वारा सैनिक सहायता रेख के आधार पर प्रदान की जाती थी। जैसे मारवाड़ राज्य में 1,000 की रेख पर एक घुड़सवार एवं 500 की रेख पर एक पैदल सैनिक राजकीय सेवा में भेजना होता था। राजकीय सेवा में भेजना होता था। अब बात आ रही है कि भाई कि ये रेख क्या है, बात क्या है कि ये रेख होती क्या है। रेख आपकी क्या होती है, तो देखिएगा रेख से तात्पर्य उस अनुमानित वार्षिक आय से है जो राजा द्वारा
प्रदत्त पट्टे में दर्ज होती थी। राजा द्वारा प्रदत्त पट्टे में दर्ज आपके जो आय, जो अनुमानित वार्षिक आय दर्ज होती थी, उसको हम क्या बोलते थे? रेख आपके बोलते थे। ठीक है। अब यहां पर आपके रेख को हम दो तरह से देख सकते हैं। एक आपके कौन सी है? भर्तु रेख, और एक कौन सी है कि भाई पट्टा रेख है। रेख आपकी कितने प्रकार की हो गई? दो प्रकार की हो गई। मारवाड़ राज्य में है ज्यादातर आपके। तो पट्टा रेख कौन सी है? कि राजा द्वारा प्रदत्त पट्टे में उल्लिखित वार्षिक आय। देखो, राजा द्वारा प्रदत्त पट्टे में उल्लिखित अनुमानित वार्षिक आय उल्लिखित अनुमानित वार्षिक आय आपकी कौन सी है? पट्टा रेख है। ठीक है। भर्तु रेख आपकी कौन सी है? कि वह रकम जो जागीरदार के द्वारा पट्टा रेख के आधार पर, देखिए, वह रकम जो जागीरदार के द्वारा पट्टा रेख के आधार पर, पट्टा रेख के आधार पर राज्य के खजाने में जमा करानी पड़ती थी। राज्य के खजाने में जमा करानी पड़ती थी, वो आपकी कौन सी है? भर्तु रेख है। अब यहां पर एक चीज और आपको याद रखनी है, क्या? कि भाई रेख के आधार पर ही सामंत को उत्तराधिकार शुल्क जमा कराना पड़ता था, जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता था। रेख के आधार पर ही आपके प्रदान करना पड़ता था ये। जैसे देखो, रेख के आधार पर ही सामंतों को उत्तराधिकार शुल्क जमा कराना पड़ता था, जमा कराना पड़ता था, जो अलग अलग रियासतों में अलग अलग नामों से जानी जाती थी। अलग अलग रियासतों में अलग अलग नामों से आपकी जो उत्तराधिकार शुल्क है वो जानी जाती थी। जैसे जोधपुर में इसे हुक्मनामा बोलते थे। जोधपुर में क्या बोलते थे? हुक्मनामा। जैसे जोधपुर में क्या बोलते हैं इसे? हुक्मनामा। जैसे मेवाड़ में क्या बोलते हैं? मेवाड़ में बोलते हैं तलवार बंधाई। मेवाड़ में क्या बोलते थे? तलवार बंधाई। जैसे जयपुर में आपके बोलते थे नजराना। जयपुर में क्या बोलते थे इसे? नजराना। इसे बीकानेर में किस नाम से? कि पेशकशी के नाम से जानते थे।
पेशकशी के नाम से आपके किसे जाना जाता था, इस आपके जो उत्तराधिकार शुल्क है इसे आपके जाना जाता था। मेवाड़ में कभी कभी आपके तलवार बंधाई के साथ इसको कैद खालसा के नाम से भी जान लेते थे। किस नाम से? कैद खालसा के नाम से। रेख से तात्पर्य आपके मैंने बता दिया कि रेख से तात्पर्य क्या है। रेख से तात्पर्य आपके कि जो राजा द्वारा पट्टा प्रदान किया जा रहा है, क्योंकि आपके कुछ ना कुछ भूमि क्षेत्र तो राजा दे रहा है, तो उसका पट्टा देगा तो उस पर जो आपके अंकन होता था कि इस क्षेत्र से अनुमानित वार्षिक आय इतनी है, तो उसे हम आपके क्या नाम देते थे? रेख नाम देते थे। ठीक है ना। तो यहां आपके हमने बताया कि रेख के आधार पर ही सैनिक सेवा देगा, रेख के आधार पर ही उत्तराधिकार शुल्क देगा, रेख के आधार पर ही न्योता शुल्क आपके कौन सी? न्योता लाग जो होती है कि राजकुमारी के विवाह पर दी जाने वाली शुल्क, वो भी आपके सामंतों से वसूल की जाती थी। ठीक है। एक देखो, हम आपके एक चीज बताएं यहां कि भाई जैसलमेर एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां उत्तराधिकार शुल्क नहीं लिया जाता था। ठीक है ना। जैसलमेर एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां उत्तराधिकार शुल्क नहीं लिया जाता था। देखो, जैसलमेर रियासत में शुल्क नहीं लिया जाता था। जैसलमेर आपके ऐसी रियासत है जहां पर उत्तराधिकार शुल्क वसूल नहीं किया जा रहा है। ठीक है ना। ये बात आपके यहां पर। और एक चीज आपके हमने क्या बता दी आपको, एक चीज नोट डालने लायक आपके यानी याद रखने लायक कौन सी है कि रेख के आधार पर ही रियासतों से न्योता लाग या न्योता शुल्क, देखो रेख के आधार पर ही सामंतों से, हालांकि सामंत इसकी वसूली आपके किसानों से कर लेते थे, सामंतों से न्योता शुल्क, न्योता लाग राजकुमारी के विवाह पर वसूल की जाने वाली लाग। ठीक है। ये आपके क्या होती थी? न्योता लाग होती थी या वसूल की जाने वाली शुल्क आपके कहिए इसे, क्योंकि लाग शब्द हम आप पहले लिख चुके हैं ना, शब्दों का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। न्योता लाग वसूल की जाती थी। ठीक है। तो रेख का आपके अपने आप में एक बड़ा महत्व हो गया। ठीक है। तो रेख आपकी क्या हो गई है कि पट्टे में दर्ज अनुमानित वार्षिक आय है वो आपके, और मैंने बताया था कि एक तो अनुमानित वार्षिक आय का मतलब है कुल जमा, कुल जमा का मतलब आपके क्या होता है? निर्धारित राजस्व, कि भाई इस क्षेत्र से इतना रेवेन्यू आएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि तुम सभी लोग सीधे हों और सभी आपके तुरंत रेवेन्यू निकाल करके दे दें। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि वास्तविक जो प्राप्त राजस्व है वो होता था हासिल, हमेशा कुल जमा और हासिल में अंतर बना रहता था। हमेशा ही कुल जमा और हासिल में आपके क्या बना रहता था? अंतर बना रहता था। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि रियासतों में सामंतों की श्रेणियां आपके कैसी थी। ठीक है। क्योंकि श्रेणी के अनुरूप ही सामंत हैं, दरबार में सम्मान पाया करते थे, उसी के अनुरूप आपके उन्हें पेशकश प्रदान करनी पड़ती थी। ठीक है ना। तो आपके देखिए सामंतों की श्रेणियां, मैंने बताया इन श्रेणियों के अनुरूप ही आपके जो सामंत हैं ये दरबार में अपना सम्मान पाया करते थे।
ठीक है। और सबसे पहले हम बात करें किसकी, मारवाड़ के सामंत। मारवाड़ के सामंत, सबसे पहले हम आपकी चर्चा किनकी कर रहे हैं, मारवाड़ के सामंतों की। और मारवाड़ के सामंतों में देखा जाए तो देखिए राजवी का नाम आता है, सरदार का नाम आता है, मुतस्सिदी का नाम आता है। किसका नाम आया, राजवी, सरदार, मुतस्सिदी और एक गनायत। एक कौन हो गए हैं, गनायत। मारवाड़ राज्य में सामंतों की आपके ये 4 श्रेणियां हमें देखने को मिलती हैं। एक राजवी, एक आपके कौन है, सरदार, एक मुतस्सिदी और एक गनायत। राजवी आपके कौन होते हैं कि राजा के छोटे भाई या निकट संबंधी, राजा के छोटे भाई या निकट संबंधी। इन्हें जो जागीर प्रदान की जाती थी ना, वो 3 पीढ़ियों तक रेख, चाकरी और हुक्मनामे से मुक्त रखी जाती थी। ठीक है, तो देखो राजा के निकट संबंधी, राजा के निकट संबंधी या भाई, इन्हें जो जागीर प्रदान की जाती वह है 3 पीढ़ियों तक रेख, चाकरी, हुक्मनामा से मुक्त होती थी, मुक्त होती थी। 3 पीढ़ी पश्चात ये सामंतों की श्रेणी में आ जाते थे। सामान्य सामंतों की श्रेणी में आ जाते थे आपके 3 पीढ़ियों के बाद ही। तो राजवी सामंत हैं जो 3 पीढ़ियों तक किसी भी प्रकार की रेख, चाकरी, हुक्मनामे से मुक्त होते थे। 3 पीढ़ियों तक तो आपके ऐशो आराम का जीवन जिएंगे, लेकिन 3 पीढ़ियों पश्चात ही आपके ये सामान्य जागीरदार या सामान्य सामंतों की श्रेणी में आ जाएंगे। ठीक है, अब एक आपके कौन से होते हैं, सरदार। सरदार में भी आपके कौन से होते हैं, देखो सरदार हैं, इनमें एक तो कुरब सामंत हो गए, ठीक है ना, एक आपके कैसे हो गए, सिरायत हो गए, एक बाह पसाब हो गए, एक कहरी ताजीम हो गए। सरदार जो आपके हैं वो भी अलग अलग तरह के हो गए। जैसे मुतस्सिदी और गनायत की हम अलग से बात कर लेंगे, यहां हम आपके किसकी बात कर रहे हैं, सरदार की। सरदार आपके कितने तरह के हो गए, ये 4 तरह के। ठीक है, कौन से, एक तो सरदार आपके कौन से हो गए, सिरायत। सिरायत ये प्रथम श्रेणी के होते थे। सिरायत आपके कैसे होते थे, प्रथम श्रेणी के सरदार हुआ करते थे। ठीक है, दूसरा आपके देखा जाए तो कुरब सामंत हैं। कुरब सामंत आपके कौन से, कि जब सामंत आपके राजा के दरबार में आता था ना, तो राजा सामंत के कंधे तक अपने हाथ को लेके जाता और फिर अपने सीने तक लेकर आता, वो कुरब सामंत हो गए। कुरब
राजा इन सामंतों के कंधे तक हाथ लेकर जाता तथा फिर अपने सीने तक लेकर आता। ये बहुत बड़ी बात है कि राजा का हाथ आपके के जैसे आप देखेंगे भाई कि आज की डेट में आपके के सीएम हाथ रख दे आपके कंधे पर, तो फिर देखना 3 दिन तक आपके ऐसे आप मोटे मोटे आपके होकर के घूमोगे, फूले नहीं समाओगे। ठीक है, इसका मतलब आपको विशेष सम्मान मिल गया। ठीक है, एक होता है इकहरी ताजीम। इकहरी ताजीम आपके के सामान्यतः देखा होगा कि जब आप किसी ऑफिस में जाते हो ना, तो ऑफिस में आपके क्या होता है, 2-3 तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ऑफिस में आपके मान लीजिए आप जिला कलेक्टर कार्यालय में गए, ठीक है, वहां पर जैसे ही आपके प्रवेश किए तो कलेक्टर ने थोड़ा सा आपकी नजर उठा करके देखा और फिर अपने काम में लग गए। ठीक है, कि भाई आजा बैठ जा, किसी भी प्रकार का कोई रेस्पॉन्स, आपके हल्का सा अभिवादन कर लिया बस आपका कि हाँ आओ। ठीक है, तो वो आपके इकहरी ताजीम के सामंत हैं। एक आपके क्या हुआ कि जैसे ही आपके आप वहां गए, कलेक्टर क्या हुआ वहां से सीट पर से खड़ा हुआ और अपने हाथ को आपके कंधों पर लाया और फिर अपने सीने तक ला करके बैठा, तो वो आपके कुरब सामंत हो गए। एक आपके सामंत कैसे होते हैं कि जब आप गए दरबार में आपके या ऑफिस में गए, ठीक है, तो राजा अपने हाथ को कंधे पर रख देता था, कंधे पर रख देता था, तो वो आपके बाह पसाव सामंत है, उसको सीने तक लेके नहीं आता था। ठीक है, आप देखते हैं आपके जनरल चीज है ये कि आप देखते हैं कि भाई कि एक में तो आपसे हल्का सा अभिवादन करके बैठा ही रहा, एक के लिए आपके खड़ा हो गया, ठीक है, और फिर आपके बैठाया कि भाई कि बैठो साहब, और एक आदमी ऐसा आया कि वो ऑफिस में से निकल के मेन गेट पे पहुंच गया लेने के लिए। इसका मतलब वो विशेष व्यक्ति आ रहा है। ठीक है ना, विशेष व्यक्ति आ रहा है, तो ऐसे सामंतों की भी क्वालिटियां हुआ करती थी। ठीक है, तो यहां आपके एक कौन सा हो जाएगा, इकहरी ताजीम। इकहरी ताजीम के सामंत आपके कौन से हैं, जिनके आगमन पर केवल अभिवादन ग्रहण किया जाता था। इनके आगमन पर इनके आगमन पर केवल अभिवादन ग्रहण किया जाता। और चौथे आपके कौन से हो गए, देखिए सिरायत हो गए, कुरब सामंत हो गए, इकहरी ताजीम के हो गए, और एक बाह पसाव सामंत। देखो बाह पसाव सामंत, ये आपके कौन से हो गए, इनके दरबार में उपस्थित होने पर राजा अपना हाथ इनके कंधे पर रख देता था। देखो इनके दरबार में उपस्थित होने पर राजा अपना हाथ इनके कंधे पर रख देता था, कंधे पर रख देता था। ये आपके क्या कहलाते थे, बाह पसाव सामंत के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, और सरदारों में आपके देखिए सरदारों के अतिरिक्त एक मुतस्सिदी और एक आपके गनायत भी होते थे।
ठीक है। मुतस्सदी कौन से होते थे? जो राजकीय सेवा के बदले जागीर आपके प्राप्त करते थे और सेवा काल तक इनके पास जागीर बनी रहती थी। तो देखिएगा तीसरी आपकी श्रेणी, जैसे यहां 1 2 3 और 4, ठीक है। तीसरी श्रेणी के आपके कौन से हो गए? मुतस्सदी। इनको राजकीय सेवा के बदले जागीर मिलती तथा यह सेवा पर्यंत इन पर बनी रहती। सेवा पर्यंत ही आपकी इन पर बनी रहती थी, उसके बाद आपके राज्य के पास आ जाएगी। और एक आपके गनायत सामंत होते थे। गनायत सामंत से तात्पर्य है, ठीक है, कि ये आपके राज परिवार में वैवाहिक संबंध स्थापित करने के कारण इनको जागीरें मिलती थी। एक कौन से हैं? चौथे गनायत। देखो राज परिवार में वैवाहिक संबंध स्थापित करने पर मिलने वाली जागीर को प्राप्त करने वाले क्या कहलाते थे? गनायत सामंत कहलाते थे। क्या कहलाते थे? गनायत। तो ये अलग अलग तरह के आपके सामंतों की कोटियां, श्रेणियां आपके कहां पर होती थी? मारवाड़ राज्य में होती थी। कहां पर? मारवाड़ राज्य में। अगर हम मेवाड़ में देखें तो मेवाड़ में आपके महाराणा अमर सिंह द्वितीय के द्वारा सामंती प्रथा को व्यवस्थित किया गया। सामंती प्रथा को मेवाड़ राज्य में किन के द्वारा व्यवस्थित किया गया है? महाराणा अमर सिंह द्वितीय के द्वारा। देखिएगा मेवाड़ के सामंत महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने सामंती व्यवस्था अमर सिंह द्वितीय ने सामंती व्यवस्था को व्यवस्थित किया। सामंती व्यवस्था को आपके मेवाड़ में व्यवस्थित करने का कार्य किनके द्वारा किया गया है? महाराणा अमर सिंह द्वितीय के द्वारा किया गया है। इन्होंने जागीरों को बदलने की प्रथा भी समाप्त कर दी है। इन्होंने जागीरों को बदलने की प्रथा समाप्त कर दी। इस समय अगर देखा जाए तो मेवाड़ के जो सामंत हैं, एक तो 16 के सामंत होते थे, एक आपके 32 के सामंत होते थे, एक गोल के सामंत होते थे। ठीक है ना? 16 के सामंत, 32 के सामंत और एक गोल के सामंत होते थे। ठीक है, अगर यहां देखा जाए तो देखो ये 16 है, 32 और गोल के सामंतों में बटे हुए थे।
16 के सामंत, 32 के सामंत, और गोल के सामंत। 16 के सामंत, 32 के सामंत और गोल के सामंत, ये आपके मेवाड़ राज्य के सामंत हैं, इनमें बटे हुए रहते थे। 16 के सामंत हैं ना, ये आपके मूल रूप से देखा जाए तो 16 के सामंतों की संख्या आपके 16 होती थी। इन्हें आपके किस नाम से, उमराव के नाम से जानते थे। हालांकि बाद में आपके इनकी संख्या 24 तक पहुंच गई। ठीक है। महाराणा के दाहिने हाथ की बैठक में बड़ी ओल के और बाएं हाथ की बैठक में कबरी की ओल के सामंत कहलाते थे। ठीक है ना। देखो, सोलह के सामंत प्रथम श्रेणी के सामंत होते थे। इन्हें उमराव कहते थे। प्रारंभ में इनकी संख्या 16 थी, जो बाद में 24 हो गई। जो बाद में आपकी कितनी हो गई, 24 हो गई। अब इनमें भी देखो, एक तो महाराणा के दाहिने हाथ की ओर, ठीक है, और एक बाएं हाथ की ओर। ठीक है। जैसे महाराणा है, महाराणा का एक तो आपके कौन सा हाथ हो जाएगा, ये तो आपके कौन सा बायां हाथ हो जाएगा, और ये दाहिना हाथ हो जाएगा, दायां हाथ, और एक बायां हाथ। जो दाहिने हाथ की ओर आपके सामंत बैठेंगे उन्हें आपके क्या कहेंगे, बड़ी ओल के सामंत। यहां पर कौन होते थे, बड़ी ओल के सामंत। और इन्हें क्या बोलते थे, कबरी की ओल के सामंत। कबरी की ओल के सामंत, जो आपके किसके बाईं ओर बैठ रहे हैं, कबरी की ओल, दाईं ओर बैठ रहे हैं वो आपके बड़ी ओल के सामंत। द्वितीय श्रेणी के जो मनसबदार हैं वो उनकी संख्या आपकी कितनी होती थी, 32। ठीक है ना। देखो, 32 के सरदार द्वितीय श्रेणी के सामंत होते थे। द्वितीय श्रेणी के सामंत आपके कौन, 32 के सरदार थे। और गोल के सामंतों की संख्या तो सैकड़ों में होती थी। गोल के सामंतों की संख्या आपकी कितनी होती थी, सैकड़ों में। देखो, गोल के सामंतों की संख्या सैकड़ों में होती थी। गोल के सामंत आपके सैकड़ों की संख्या में हुआ करते थे। ठीक है। अब यहां पर आपके देखिएगा, दो चीजें और आपकी क्लियर कीजिए यहां, कि मेवाड़ में जो सामंती प्रथा है, मेवाड़ में जो सामंती प्रथा है उसके अंतर्गत आप देखें कि सलूम्बर है, शाहपुरा है, बनेड़ा है। सलूम्बर है, शाहपुरा है, बनेड़ा है। इन सामंतों को आपके राजा के दरबार में उच्च स्थान प्राप्त होता था। कहां वाले, सलूम्बर, बनेड़ा और शाहपुरा के। इनमें भी अगर देखा जाए तो बनेड़ा और शाहपुरा के सामंत तो राजा कहलाते थे। ठीक है ना।
देखो मेवाड़ में सलूम्बर, बनेड़ा व शाहपुरा के सामंतों को विशेष स्थान प्राप्त था। बनेड़ा व शाहपुरा वाले राजा कहलाते थे। जैसे देवगढ़ वाले हैं वो आपके 16वें उमराव कहलाया करते थे। देवगढ़ वाले क्या 16वें उमराव आपके कहलाया करते थे। ठीक है। शलुम्बर वाले जो सरदार हैं उनको कुछ आपके वंशानुगत अधिकार प्राप्त थे। जैसे राजा की अनुपस्थिति में राज्य का संचालन, राज्य प्रशासन का संचालन आपके शलुम्बर के सरदार करते थे। राज्याभिषेक के समय आपके राजा की कमर पर आपके तलवार बांधने का कार्य कौन करते थे? शलुम्बर वाले। ठीक है। हराबल दस्ते का नेतृत्व आपके शलुम्बर के सरदार करते थे। ठीक है। इसीलिए आपको प्रधानमंत्री का पद आपके मैंने बताया, प्रधानमंत्री का पद भी शलुम्बर के सरदारों के पास वंशानुगत होता था, जिन्हें भाजंगड़ कहते थे। क्या कहते थे? भाजंगड़। देखिए शलुम्बर के सरदारों को विशेष स्थान था। कुंवर चूड़ा के समय से ही आपके विशेष स्थान था इनको। जैसे देखो हराबल का नेतृत्व करते थे, हराबल का नेतृत्व। राजा की अनुपस्थिति में प्रशासन का संचालन करते, राजा की अनुपस्थिति में प्रशासन का संचालन भी करते थे। और देखें राज्याभिषेक के समय राजा की कमर में तलवार बांधते। जैसे हमने आपके पहले उल्लेख भी किया था कि जब आपके महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ उस समय कृष्णदास चूड़ावत के द्वारा महाराणा प्रताप की कमर पर तलवार बांधी गई। किसके द्वारा? कृष्णदास चूड़ावत के द्वारा आपके तलवार बांधी गई। ठीक है। एक आपके बीकानेर के सामंत हैं। ठीक है। बीकानेर में आपके महाराजा रायसिंह के समय सामंतवादी व्यवस्था को व्यवस्थित किया गया है। ठीक है ना, ज्यादा आपके खास कुछ नहीं है। बीकानेर के सामंत मारवाड़ वालों की तरह ही हैं महाराजा रायसिंह। के समय सामंतवादी व्यवस्था को व्यवस्थित किया गया। सामंतवादी व्यवस्था को व्यवस्थित करने का काम आपके किसके काल में किया गया है? रायसिंह के काल में आपके यहाँ किया गया है। नेक्स्ट आपके देख लें यहाँ पर भाई कोटा के सामंत हैं, जयपुर के सामंत हैं। कोटा के सामंतों के भी आपके
देखेंगे कोटा के सामंत। मूल रूप से तो आप केवल मारवाड़ के और मेवाड़ के सामंत याद रखिए। इनमें कोटा के सामंतों में आपके एक तो होते हैं देशथी और एक कौन होते थे, हजूर थी। कोटा के सामंत एक कौन होते हैं, देश थी, और एक कौन होते हैं, हजूर थी। देश थी आपके देश के जागीरदार और आपके हजूर थी हैं दरबार के जागीरदार। जागीरदार और हजूर थी आपके दरबार के जागीरदार। दरबार के जागीरदार देश थी और हजूर थी में आपके इनका विभाजन कर दिया गया। किनका, सामंतों का, कोटा में। ठीक है। अब यहां पर एक बात ये याद रखनी है कि भाई इनमें अंतर कैसे स्पष्ट करेंगे कि देश थी जो जागीरदार हैं वो राजकीय सेवा करने के बदले जागीर प्राप्त करते थे। इनमें ज्यादातर आपके हाड़ा राजपूत होते थे। इनमें कौन होते थे, ज्यादातर हाड़ा राजपूत, हाड़ा चौहान। और ये क्या करते थे, राजकीय सेवा के बदले जागीर प्राप्त करते। राजकीय सेवा के बदले आपके जागीर प्राप्त करते थे। और इनमें आपके हजूर थी में राजा के निकट संबंधी शामिल होते थे। राजा के निकट संबंधी रिश्तेदार वगैरह आपके वो सब कौन किस में शामिल होते थे, हजूर थी के अंतर्गत आपके शामिल होते थे। ठीक है। एक हम देखें कि जयपुर के सामंत आपके कौन कौन से थे। कि जयपुर के आ जाए तो कछवाहा राजा पृथ्वीराज के काल में 12 कोटड़ी के आपके सामंत हैं, क्योंकि आपके इन्होंने अपने 12 पुत्रों को स्थायी जागीर के रूप में स्थायी जागीर प्रदान की गई है और वो आपके 12 कोटड़ी के सरदार कहलाए। 12 कोटड़ी के सरदार कहलाए। अगर जयपुर में देखा जाए पृथ्वीराज के समय 12 कोटड़ी के सामंत बने हैं। 12 पुत्रों को इन्होंने आपके स्थायी जागीर आवंटित कर दी है, वो आपके क्या हुए हैं, 12 कोटड़ी के सामंत बने हैं। और इनमें और भी देखा जाए तो ताजीमी और खास चौकी के नाम से जानते हैं। किस नाम से, एक तो ताजीमी होते थे और एक क्या होते थे, खास चौकी। इसी प्रकार आप देखें कि भाई जैसलमेर में जो सामंत हैं, कहां पर, जैसलमेर में सामंत हैं, उनके आपके डाबी और जीवनी जैसी मिसल हुआ करती थी। डाबी और जीवनी आपकी जो मिसलें हैं वो कहां पर होती थी, जैसलमेर में। तो देखो जैसलमेर, डाबी व जीवनी मिसल के सामंत। कहां होते थे ये डाबी और जीवनी मिसल के सामंत, जैसलमेर में हुआ करते थे। तो ये हमारी आपकी कौन सी है, सामंतवादी व्यवस्था है। लेकिन इसमें आप एक बात देखिएगा कि एक शब्द आता है मिसल। मिसल क्या है कि राज दरबार में पंक्तिबद्ध बैठने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, मिसल। एक नोट डाल करके यहां पर लिखिएगा, नंबर 1 मिसल। राज दरबार में पंक्तिबद्ध बैठने की प्रक्रिया, क्या कहलाती थी, मिसल कहलाती थी। और एक क्या है, ताजीम है। ताजीम आपके क्या है कि शासक के द्वारा
सामंतों की आपके स्वागत करने का जो प्रक्रिया है, सामंतों की जो स्वागत करने की प्रक्रिया है कि भाई किसी के कंधे पे हाथ रखेगा, किसी के कंधे पे हाथ रख के सीने तक लेकर के आएगा, किसी का मात्र अभिवादन ही करेगा, ठीक है, उनको आप क्या हम किस नाम से जानते हैं? ताजीम के नाम से। ताजीम क्या है? शासक द्वारा सामंतों का अभिवादन करने की प्रक्रिया। अभिवादन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ताजीम कहलाती है, ठीक है ना। अभिवादन या स्वागत कह लीजिए इसको, अभिवादन को ताजीम कहलाती है। तो ये हमारी आपके कौन सी राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था है, अर्थात आपके हमने इस टॉपिक में आपको राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान में आपके जो रेवेन्यू सिस्टम है वो आपके किया, और एक राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के रूप में चर्चा की है। अब नेक्स्ट आपके टॉपिक के साथ कल आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।